नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा जगत के सितारे में, जिसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सभी जिज्ञासाएं शिक्षा से जुड़ी आपके जो सवाल हैं उनके समाधान हम लेकर पहुंचे आप तक, और रूबरू करवा रहे हैं हम आपको ऐसी शख्सियत से जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है आशीष जैन, मंदसौर से टारगेट इंस्टीट्यूट के संचालक हैं और बखूबी वो निर्माण कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य का, अपने विद्यार्थियों को भविष्य को संवारने का वो पूरा प्रयास लगातार उनका जारी है। चर्चा करते हैं उनके सफर के बारे में उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से पदार्पण हुआ आपके शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में आने की बात है उसका इतिहास कुछ इस तरीके से है कि जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे मंदसौर में, ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन किया हमने साइंस से, बीएससी कंप्लीट किया। तो उस समय उतना अवेयरनेस होता नहीं था कि आगे क्या स्टडी करना है, क्या चीज़ें करनी है। ये काफ़ी पुरानी बात है, 2000 की बात है। तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की हमने साइंस से, बीएससी है। लेकिन जब सेकेंड ईयर के स्टेज में थे तब हमारे अंकल बॉम्बे में रहते हैं, तो उन्होंने हमको आइडिया दिया कि क्यों ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में सोचा जाए। तो फिर बॉम्बे चले गए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया स्टडी करने के लिए। वहाँ पे हम क्लासेस अटेंड करते थे, बहुत सारे टीचर से इन्फ्लुएंस थे। एक जेके शाह क्लासेस के नाम से थी, तो उसमें हम पढ़ते थे, उनसे डायरेक्टली पढ़े, जो अभी एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। तो काफ़ी कुछ उनका प्रभाव हुआ हमारे ऊपर, और हमने उस समय सोच लिया था मैंने खुद कि मैं जब मंदसौर जाऊंगा वापस लौट के, तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए बच्चों को तैयार करूंगा। मंदसौर से मुंबई का सफर और मुंबई से फिर मंदसौर, और फिर ये सोचा था कि डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे मंदसौर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, बने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट से ज़्यादा हो जाएंगे। अभी की स्थिति आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने वाले स्टूडेंट्स है वो कम है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ज़्यादा है। और आप देखेंगे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी आपको मंदसौर में मिलेंगे, उसमें से मैक्सिमम 60-70% चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में से आपको मिलेंगे। तो ये शुरुआत इस सफ़र से हुई थी, और धीरे धीरे वो सफ़र चलता गया। लेकिन उस पीरियड में ऐसा होता था कि हम टीम बना के काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय हमको टीचर वैसे अवेलेबल हो नहीं पाते थे साथ में। तो ये सारा का सारा जो बोझ था, सारा का सारा जो भार था, ये सारी जवाबदारी थी, वो हमारे खुद के ऊपर थी। तो हमको ही सारे सब्जेक्ट डील करना होते थे, फाउंडेशन से लगा के इंटरमीडिएट लेवल तक। और उसमें हमारा पूरा दिन, पूरा समय निकल जाता था। सुबह 6 बजे से लगा के आप मानेंगे शाम को, रात को 8 बजे तक का जो समय था वो क्लासेस चलाने में लगता था, जिसमें मैं सिर्फ 2 क्लासेस चलाता था, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की। तो ये पूरा 12 से 14 घंटे का क्लासेस होता था। और ये सिलसिला जो है 2017 तक चलता रहा। तो ये सिलसिला जो है 2017 तक चलता रहा। अब 2017 के बाद थोड़ी सिचुएशन, थोड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का भी क्रेज बढ़ा। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना इंटरमीडिएट को ऑनलाइन कर दिया जाए। तो हमने फिर एल्डाइन क्लासेस के साथ हाथ मिलाया और एल्डाइन क्लासेस की शुरुआत की, जो दिल्ली से सैटेलाइट बेस्ड क्लासेस थी। 2017, 18, 19 ये सब चला, और उसके बाद फिर कोविड पीरियड आ गया। बिल्कुल। तो कोविड पीरियड में सारा ऑनलाइन रहा लगभग, और वापस से फिर अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। फिर से फाउंडेशन की क्लासेस में एंटर हो गए हम, और 11th, 12th और साइंस की क्लासेस वापस से शुरू कर दी। साइंस के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हो गई, 9th, 10th सारी की सारी क्लासेस शुरू कर दी। और अब जो है हम एक टीम बना के काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको हम टीम में शामिल कर पाते हैं, और वो अब हमारी टीम में आ गए और टीम का हिस्सा बन गए। तो अब उनकी भी मदद हमको मिलती है, तो अब हम फ्रीली और एक टीम के रूप में काम कर पा रहे हैं। तो ये एक सफ़र था 15 से 20 साल का, जो वो काफ़ी लंबा सफ़र और बहुत सारे अनुभव भी। टारगेट इंस्टीट्यूट का आप जो है टारगेट क्या है आगे, किस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लक्ष्य तो कुछ ऐसा निर्धारित नहीं है, लेकिन बस इतना सोच होता है मन में कि कम से कम ऐसे बच्चों को एजुकेशन दे पाए हम, जो बच्चे बड़ी सिटीज़ में नहीं रह पाते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं और वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो पाती है, और ऑनलाइन एजुकेशन उनके बस की बात नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम उन बच्चों को हम पढ़ा पाएँ, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, और उनको हम पढ़ा पाएँ, ये हमारा पर्पज़ होता है। तो मेरा पर्पज़ कभी रहा भी नहीं है और कभी रहेगा भी नहीं कि मैं रैंकर्स क्रिएट करूँ, कभी भी नहीं रहा है। हालांकि 2017, 18 और 19 में 3 बार ऑल इंडिया रैंक आई, हैट्रिक बनी हमारे यहाँ पे। लेकिन कभी भी रैंकर लाने के पर्पज़ से हमने पढ़ाई करवाई नहीं है, लेकिन फिर भी रैंकर आ ही जाते हैं जब पढ़ाते हैं। तो पर्पज़ ये होता है कि जितने बच्चे बैठे ना, उसमें से ज़्यादातर बच्चे एग्जाम पास कर ले। बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, बजाय कि इसके कि कोई 2-4 बच्चे रैंकर बन जाए।
क्योंकि वो तो एक्चुअली में कोचिंग का उतना रोल नहीं होता रैंकर्स में, जितना रोल बच्चों का खुद का होता है। उनकी मेहनत, उनकी शिक्षक की भी मेहनत होती है, लेकिन काफी हाँ, तो काफी शिक्षक नाराज हो सकते हैं आपकी इस बात से पर सर। बच्चों का रोल ज्यादा होता है रैंकर्स में, और 100%, 80%, 70% रिजल्ट आने में टीचर का जी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ कोट की है कि रैंकर्स बनाने में विश्वास नहीं करते हैं, आप पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं उन्हें, उनका पूरा विकास आप करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत एक अच्छी अपने आप में बात है। लेकिन परिवेश की, समाज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है अंकों के आधार पर ही भविष्य का आकलन किया जाता है, बच्चों के भविष्य के निर्माण को दिशा दी जाती है और यही कहा जाता है तुमसे होगा, तुमसे नहीं होगा। आप किस तरह से देखते हैं और अपने बच्चों को किस तरह से? सीए का जो कोर्स होता है ना, वो थोड़ा अलग तरह का कोर्स है। सीए कोर्स पास करना ही अपने आप में, रैंक की क्या बात करें, पास कर रहा है बच्चा, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है सीए के कोर्स में। जैसे आईएएस की एग्जाम हुई, अब आईएएस के एग्जाम में बच्चा निकल गया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है जी। यूपीएससी के एग्जाम, तो इस टाइप से सीए का कोर्स होता है। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और जब लगता है हमको कि ये बच्चा ऐसा है कि जिसमें बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही पोटेंशियल है, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा उसको और अलग तरीके से कराएं, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करें, और हो सकता है उसको एग्जाम के टाइम, रिजल्ट के टाइम रैंक मिल जाए। तो ऐसा हुआ है, और ऐसा हो भी क्या, हैट्रिक आ गई 3 बार लगातार। ऐसा हुआ कि तीनों बार ऑल इंडिया रैंक नहीं, रैंक आपने सोचा नहीं? एक बार तो पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 193 मार्क्स आए थे, 200 ऐसा। लेकिन रिजल्ट के टाइम सोचने में नहीं आता कि रैंक आएगी या नहीं आएगी, हम तुम्हारे पढ़ाते हैं, आ जाती है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं। शिक्षक और जो है विद्यार्थी दोनों मिलकर ही कोई परिणाम लेकर आते हैं। मेहनत दोनों की बराबर होती है, दोनों की उम्मीदें बराबर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब परिणाम वैसे नहीं आते हैं तो हमने अक्सर यही देखा है सर कि निराशा हाथ लगती है और बच्चे पीछे हट जाते हैं। जैसे कि सीए की अगर खास करके बात करें तो ऐसी स्थिति कभी आपके साथ बनी हो, आपके छात्रों के साथ, तो कैसे उनको मोटिवेट किया है? देखिए, ऐसा होता है, सीए की जो एग्ज़ाम है ना, उसमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं, अच्छे होते हैं, और उन्होंने जीवन में कभी भी फेलियर नहीं देखा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब सीए कोर्स में एंटर करते हैं तो ये इस चीज़ का भी उनको टेस्ट मिल जाता है। दूसरे एग्जाम में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन सीए के कोर्स में उनको टेस्ट मिलता है। वो बोलता है बच्चा आके कि मैं तो आज तक, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा आज तक कभी एग्जाम में फेल नहीं हुआ। तो उनको बताना पड़ता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी एग्जाम में आज तक फेल नहीं हुई है, लेकिन ये सीए की एग्जाम है, इसमें तो सब उलट पुलट हो जाता है। तो ऐसा होता है कई बार, उनको मोटिवेट करते हैं, हम बताते हैं कि ठीक है, ये कोई एंड नहीं है, और ऐसा होता है एग्जाम में। आप मान के चलो कि एक आध बार आप अटक जाओगे तो कोई बात नहीं, अगली बार पूरी एनर्जी से मेहनत करो, और अगली बार हो सकता है आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। अभी रिसेंटली कोई स्टूडेंट का मेरे पास आई और बोली मेरे को सीए छोड़ना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो उसको बहुत समझाया मैंने कि नहीं छोड़ना, छोड़ के कौन सा कोर्स करोगे, ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको इतनी रेपुटेशन देगा, इतना अच्छा जॉब देगा, सब कुछ देगा, और आपका बहुत पैसा भी नहीं लगने वाला है, कौन सा करोगे कोर्स। फिर उसको समझ में आई बात, बहुत कुछ समझाया, और आखिर में फिर उसने वापस कंटिन्यू किया, और फिर अगली बार पास हो गई। ऐसे एक स्टूडेंट था, सीए फाइनल में नहीं निकला तो उसने छोड़ने का इरादा बना लिया था, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ उसको, उसने छोड़ने का इरादा बना लिया कि मैं छोड़ ही दूंगा। बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत बातें हुई, बहुत देर तक, आधा घंटे तक, 1 घंटे तक मैंने कहा बैठ मेरे पास, बात करते हैं। फिर दी उसने पूरी ताकत से एग्जाम, और अगली बार वो निकल गया, और फिर अभी अच्छी जगह पर जॉब कर रहा है, फॉरेन चला गया। तो ऐसा होता है, और बच्चों को निराशा लग जाती है, क्योंकि बच्चे इतने मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो पास नहीं हो पाते। बिल्कुल, तो ये तो ऑब्वियस से होता ही होता है, ह्यूमन नेचर है जी। लेकिन फिर भी जब वो कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ आधा घंटा, अपन बात करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन बिल्कुल और निकलता है सोल्यूशन। ऐसा नई शिक्षा नीति को किस तरह से देखते हैं, उसके क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति का जो मेन पॉइंट है वो है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस किया है ज़्यादा, और बच्चों में स्किल डेवलप वो इनिशियल स्टेज से अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में है कि उनको 9 से ही सब्जेक्ट्स देने का प्रोविज़न है उसमें जी। कि कौन से सब्जेक्ट में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें हैं, उसको कुछ ट्रेन भी कर दिए जाए उस टाइम पे, और क्लैरिटी हो जाए उसको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। तो अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा इसका आगे चल के, कहीं ना कहीं सकारात्मक होगी, सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा जब भी इम्प्लीमेंट होगी जी। और कुछ स्कूल्स में तो इस तरीके की चीज़ें पहले से चल रही आ रही है, मतलब नई शिक्षा नीति अभी आई, लेकिन कुछ स्कूल्स तो इसको पहले से कई सालों से पहले से अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके वहाँ इसी तरीके का काम। एक स्कूल में मैं अभी से एसोसिएटेड था, लोटस वैली स्कूल, तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर है बड़े इनोवेटिव है, वो इसी तरीके का काम पहले से करते आ रहे हैं, काफ़ी ईयर्स के पहले से।
8-10 साल से यही चल रहा है वहाँ पे, इसी तरीके का सिस्टम चलता है। जब नई शिक्षा नीति आएगी तो उनको उसको अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि वो पहले से अडॉप्टेड है। तो क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात उसमें की गई है। आपके हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल, जो हम बचपन से देखते सुनते पढ़ते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल पे कितना ज्यादा फोकस किया जाना देखिए, चाहिए? प्रैक्टिकल अप्रोच का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। और जहाँ तक कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड की बात है, उसमें आर्टिकलशिप का एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, जो अभी रिड्यूस की है इंस्टीट्यूट ने, 2 साल की कर दी है। और आगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए 1 साल का अलग से ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का तो रोल रहेगा ही है, अदरवाइज बिना प्रैक्टिकल वर्क के वो कोर्स करने का मतलब क्या निकलेगा। इसलिए कोई भी कोर्स करो, चाहे मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, सब में उसमें भी इंटर्नशिप का प्रोविजन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी होता है। ऐसे हर फील्ड में ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें अगर 8th-9th लेवल से उनको समझ में आने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। और ये नई शिक्षा नीति में हो रहा है, क्योंकि बच्चा 8th तक तो इंटेलेक्चुअली डेवलप हो ही चुका होता है, कहाँ प्रॉब्लम होती जी। है। आज का जो सिनारियो है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाएगा। मतलब कुछ साल बाद हम देखेंगे 6ठी 7वीं 6th 5th स्टेज पे बच्चा इंटेलेक्चुअली साउंड हो जाएगा। तो फिर क्यों ना उसको उसी स्टेज पे ये क्लैरिटी हो जाए कि आगे उसको करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो वो करना क्या है और किस तरीके से करना है, ये सब बातें अगर हम उसको समझा पाएँ और उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, तो वो जो 9th 10th 11th 12th तक पढ़ेगा, उस टाइम पे उसकी सोच ही उसी तरीके की होगी और डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो यही नई शिक्षा नीति में मेनली पॉइंट है और वो अच्छा पॉइंट है और आगे चल के सबको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। सीए के इतर अगर आप बात करें तो कॉमर्स फील्ड में और क्या कुछ करियर ऑप्शन आप देखते हैं किस तरह से? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि इस संशय बहुत बना रहता है बच्चों को कॉमर्स को लेकर। देखिए, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को प्रेफरेंस देने के पीछे जो तर्क है और जो लॉजिक है और जो रीजंस है वो क्लियर है। एक तो सबसे बड़ा जो लॉजिक मैं बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में वर्ल्ड में इसका रिकॉग्निशन है। वर्ल्ड में अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट जो है, इंडिया के इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड की रैंकिंग में आता है। दूसरा जो है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है ना, वो बहुत अच्छी बात लगती है कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। इसका मतलब सबको समान अवसर उपलब्ध है, किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए कोर्स बना हुआ नहीं है। तो सबको मौका है, वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, किसी भी जाति से रिलेटेड हो, सब अपना हार्डवर्क करे, एफर्ट करे और एफर्ट करके प्रूव करे कि देखो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा और अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट मैं देखता हूँ वो ये है कि इसमें पैसा बहुत कम लगता है। इसमें पैसा बहुत कम लगता है। कोचिंग क्लासेस की थोड़ी फीस को छोड़ दो, अदरवाइज तो पूरे कोर्स का जो फीस है वो मैक्सिमम 50,000 है। 50,000 पूरा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो टोटल मिला के आपसे 50,000 रुपये लेती है तीनों स्टेज के। इसके अलावा कोई पैसा लगता नहीं। तो इससे सस्ता कोर्स तो मेरे ख्याल से कोई मिलेगा। अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं सीए, लेकिन इसमें जो है अगर आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे देखे हैं जो लाख रुपए में सीए कंप्लीट कर लिए, लाख रुपए में। ऐसे ऐसे बच्चे, मैं मेरे कजिन का बताता हूँ, मेरी सिस्टर का लड़का है, लाख रुपए में सीए कंप्लीट कर लिया उसने और अभी 21 लाख की जॉब लेके बैठा है वो उधर भारत पेट्रोलियम में। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें ऐसा कुछ लगा नहीं है। नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल कॉलेजेस में आप जाओगे वहाँ कितना रुपया लग जाता है जी, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो मैं तो एडवाइस देता हूँ सीए कोर्स करो अगर आप में टैलेंट है तो। और कोई जाति वाति का मैटर नहीं है, कोई आरक्षण का मैटर नहीं है, इसके अलावा कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं आने वाली, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं आने वाली। और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट जो नीडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको कंसेशन भी देती है फीस में, और तो और गर्ल्स के लिए कंसेशन होता है। तो बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, अगर ऑफलाइन नहीं लेना वो फ्री ऑफ चार्ज है या फिर बहुत नॉमिनल फीस के साथ। आईसी है खुद। तो इतना बढ़िया कोर्स है और इतना अच्छा कोर्स है। और लेकिन बस यही है कि उसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए आपका, और आपकी सिटिंग कैपेसिटी होना चाहिए जी। तो डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। चलते चलते एक संदेश हमारे जो है युवा साथियों को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, युवा साथियों से तो ये कहना चाहूँगा मैं कि जो समय मिला है उनको, पढ़ाई का जो समय मिलता है उनके पास, जो 9 से लगा के 12th तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, स्टडी में यूटिलाइज़ करें, ओवरऑल डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ करें, किताबों को अपना दोस्त बनाएं। कोई बोलता है मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, मैं बोलता हूँ किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। अगर आप किताबों से दोस्ती कर लोगे तो आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है।
तो ये जो 3 और 5 साल है आपके स्टडी के, ये लाइफ बनाने वाले ईयर्स होते हैं, और इनमें अगर आप भटक गए तो फिर आप जीवन भटक जाओगे। और अगर आप इनको आपने सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो फिर आप डेफिनेटली फ्यूचर में पूरा फ्यूचर जो है आपके हाथ में रहेगा, और आप जो है ना लाइफ को एंजॉय करोगे। तो ये चीज़ें एक मैसेज है कि उनको समय का यूज़ करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं टाइम इज़ मनी। और तो में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की, और जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, कि जो भी आपको मिले, जो भी आपके पास नॉलेज है, अगर आप वो बांटोगे नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। आप उसको बांटो, बांट सकते हो बांटो, वो आप फ्री ऑफ चार्ज बांटो, कैसे भी बांटो, लेकिन बांटो। उस नॉलेज को बांटने से, बिना बांटे तो नॉलेज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और बांटोगे तो नॉलेज क्या होगा, बिल्कुल नॉलेज आपका बंटना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए और बहुत सारी तमाम जानकारियां हमारे जो है दर्शकों को देने के लिए। तो आप आशीष जैन सर को सुन रहे थे और बहुत कुछ जानकारियां आपको सीए के लिए मिली, और आप किताबों से दोस्ती करें, आपके जीवन को एक नया रूप मिलेगा, नया आयाम मिलेगा। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो भी, और अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तब भी, आपकी किताबें आपको जीवन में हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी, और आप अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास मुलाकात में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।